अब लिखते हैं अगला करंट अफेयर आज वाला, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, हाल ही में हमने सुना भी था। भारत जापान शिखर सम्मेलन अभी हुआ ना ये, हाँ, इंडिया जापान रिलेशनशिप के डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमारे, भारत जापान शिखर सम्मेलन, ठीक है। कितने नंबर का शिखर सम्मेलन था भैया? भारत जापान शिखर सम्मेलन का 14वां शिखर सम्मेलन था ये, 14th, ठीक है। इसमें हमने क्या कहा है, इंडिया जापान पार्टनरशिप के ऊपर बात करेंगे हम, अलग अलग टाइप की पार्टनरशिप्स करेंगे, ठीक है। बहुत अलग अलग किस्म की पार्टनरशिप हैं, जिसमें से कुछ मेन है। पहली जो पार्टनरशिप आजकल अगर कोई भी कंट्री मिलेगी ना, तो क्या लगता है सबसे पहले वो कौन सी पार्टनरशिप करेगी? किस फील्ड में पार्टनरशिप करेगी वो, जिससे कि दुनिया में उसकी रिस्पेक्ट बढ़े? डिफेंस में एक दूसरे से डील करने से रिस्पेक्ट कैसे बढ़ेगी दुनिया में? दुनिया में इज्जत बढ़ानी है, इज्जत, पावर नहीं। पूरी दुनिया रिस्पेक्ट करेगी, कितनी अच्छे देश हैं दोनों। शांति वार्ता तो युद्ध के बाद होगी, बिजनेस से रिलेटेड तो इकोनॉमिकली पावरफुल बनाने की भी रिस्पेक्ट कैसे बढ़ाई जाएगी? पूरी दुनिया जिसमें गएगी बहुत बढ़िया, ग्रेटा थनबर्ग जिसमें गए बहुत बढ़िया। एनवायरनमेंट तो पहला जो होगा वो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट होगा, इसके लिए इन्होंने पहल की है। उसके अलावा 2007 में इन्होंने एक वार्ता शुरू की थी, भारत जापान एनर्जी टॉक, भारत जापान ऊर्जा वार्ता, ठीक है। इंडिया जापान एनर्जी टॉक, भारत जापान ऊर्जा वार्ता, उसी को आगे बढ़ाते हुए ये यहाँ तक पहुँचे, ठीक है। तो इस बार भी इस पे बात हुई, भारत जापान ऊर्जा वार्ता, और आगे बढ़ी है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि हम इंडिया जापान एक एनर्जी पार्टनरशिप या क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप बनाएंगे। तो इसका जो रिजल्ट निकला है वो क्या किया है, क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप। और इस क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप के लिए इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन, मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन, समझौते के लिए, समझौता ज्ञापन मतलब कोऑपरेशन, आपसी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किसके लिए? एक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप के लिए, जो कि किसका आगे बढ़ा हुआ रूप है, 2007 में हुआ इंडिया जापान एनर्जी टॉक, ठीक है। ऊर्जा वार्ता जो इन्होंने की थी उससे रिलेटेड है। इसके अलावा फिर इन्होंने जो बात की वो की थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसके ऊपर, ठीक है। सतत विकास लक्ष्यों को कैसे आगे बढ़ाएंगे। सतत विकास लक्ष्य कुल कितने हैं? पहले आए थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ेंगे इसके बारे में बहुत अच्छे से, ठीक है। SDGs के बारे में 17 टोटल गोल है, इंडिया ने अभी अपने नए भी डाले हैं नीति आयोग ने, और SDGs के लिए इन्होंने बात की है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बात की है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ अर्बन एरियाज़ के लिए, ग्रामीण एरियाओं का कोई जिक्र नहीं है। शहरी इलाकों का सतत या संवहनीय विकास, शहरी क्षेत्रों का संवहनीय विकास, इसके ऊपर बात की है इन्होंने, शहरी क्षेत्रों का सतत या संवहनीय विकास। फिर उन्होंने कहा हम एक जॉइंट क्रेडिट स्कीम बनाएंगे, जॉइंट क्रेडिट स्कीम या एक तरीके से मैकेनिज्म बनाएंगे, जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म। जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म क्या करेगा कि ये लोग इंडिया और जापान मिलके पूरी दुनिया के ऐसे देश जो विकासशील हैं उनको फंड प्रोवाइड कराएंगे कि तुम डेवलपमेंट करो। तो इस तरीके से ये क्या करेंगे, एक जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म निर्माण करेंगे। थोड़ा पैसा इंडिया, थोड़ा पैसा जापान अन्य देशों को देगा कि वो क्या कर सकें, अपना डेवलपमेंट कर सकें। फिर एक है लीड IT, इस पहल पे भी इनका दस्तखत हुआ है। अभी अपना पर्सनल भी काम करेंगे और साथ में ये भी लीड IT, ये है लीडरशिप ग्रुप, लीडरशिप ग्रुप फॉर I फॉर इंडस्ट्री, और T से है ट्रांजिशन। इसका मतलब उद्योगों में परिवर्तन करने के लिए, या एक तरीके से पूरा का पूरा रूपांतरण है। तो इसके लिए एग्जैक्ट वर्ड रूपांतरण है। उद्योगों में रूपांतरण हेतु एक
लीडरशिप जनरेट करना, उसके लिए इन्होंने जो है आपस में बातचीत की है। लीड आईटी करके एक नया इनिशिएटिव इन्होंने लिया हुआ है। इसमें एक करेंगे क्या, लीड आईटी के अंदर जो भारी उद्योग है जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, आयरन स्टील उद्योग, ये है ना जो बॉक्साइट वगैरह वाले, इनमें क्या होता है, जो प्रोसेस होती हैं वो बड़ी स्ट्रिक्ट प्रोसेस होती हैं, बड़ी हैवी प्रोसेस होती हैं, मैकेनिज्म, उनको पूरी तरीके से रूपांतरित करना एज फॉर एनवायरनमेंट बड़ा टफ है। उनमें काम करने के लिए इन्होंने लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन की है। इन्होंने कहा है कि क्योंकि लौह जो उद्योग है, बॉक्साइट वगैरह का जो है, एल्यूमिनियम का, स्टील इंडस्ट्रीज जो है वो बड़ी हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं, तो उनमें हम काम नहीं कर पाएंगे कि रूपांतरण कर दें। अब कोई तुमसे कहे कि तुम्हारा पेपर इंडस्ट्री है, कोई तुमसे कहे शुगर इंडस्ट्री है, कपड़ा बनाने वाले हो, इसमें पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसको ठीक करो, तो ठीक है हम लोग थोड़ा धुआं वगैरह कंट्रोल कर लेंगे। बट जहाँ आयरन स्क्रैपिंग की बात आएगी, या बॉक्साइड है, एल्यूमिनियम जो इंडस्ट्री होती है, स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं, वो बड़ी हैवी मशीनरीज होती हैं। एक बार मशीन लग गई तो लग गई, फिर उसमें परिवर्तन करना बड़ा टफ पड़ जाएगा। करोड़ों की एक मशीन आई, फिर उसमें तुम कह रहे हो कि ट्रांसफॉर्मेशन करो, कुछ बदलाव करो जिससे कि पर्यावरण प्रदूषण कम हो, उसमें बहुत पैसा लग जाएगा। ऐसे हैवी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें काम करने के लिए ये बनाया है कि हम सस्ते से सस्ता क्या ढूंढ के लाएं, ऐसा कोई प्रोसेस ढूंढें उन्हीं मशीनों के अंदर कि हम थोड़ा सा ट्रांजिशन करें, उसमें पॉल्यूशन कम हो जाए और साथ में अपना बहुत ज़्यादा पैसा भी ना लगे। जितना प्रोडक्शन नहीं हो रहा उससे ज़्यादा पैसा तुम ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं लगा सकते ना, तो इसकी वजह से लीड आईटी करके इन्होंने बनाया। एक होता है हार्ड टू अबेट सेक्टर, इसी से रिलेटेड एक वर्ड होता है, ये इकोनॉमिक्स के अंदर भी पूछ सकता है। हार्ड टू अबेट सेक्टर, ये वो सेक्टर्स हैं जिनमें ट्रांसफॉर्मेशन करना बड़ा टफ होता है, उनको हार्ड टू अबेट सेक्टर कहते हैं। बदलाव करना जिनमें मुश्किल हो जाए उन सभी क्षेत्रकों को या क्षेत्रों को इकोनॉमिक्स की दुनिया में हार्ड टू अबेट सेक्टर कहते हैं। ऐसे सारे सेक्टर्स या क्षेत्रक जिनमें परिवर्तन करना मुश्किल हो उन्हें हार्ड टू अबेट कहेंगे। जैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हार्ड टू अबेट है क्या? एग्रीकल्चर में कोई भी परिवर्तन करना बहुत टफ है, किसी भी सेक्टर से रिलेटेड। जैसे एग्रीकल्चर ही उठा लिया हमने, खेती में कोई भी परिवर्तन करना या रूपांतरण करना, ट्रांजिशन का मतलब होता है रूप बदल देना खेती का, वो टफ है। यानी कि हम खेती में गेहूं लगा रहे हैं, रूपांतरण हो जाएगा कि हम गेहूं की जगह उसमें नकदी फसलें लगाना शुरू कर दें, क्या ये टफ है? इट्स अ सिंपल प्रोसेस। कैसे? तुमने खेत जोता, जैसे गेहूं बो रहे थे पिछली बार, इस बार बोई में तो गन्ना लगा दो पूरे खेत में, सिंपल। अगर इसी सेंस में तुमसे कहा जाए कि हार्ड टू अबेट सेक्टर के अंदर क्या जूता इंडस्ट्री आएगी या फुटवेयर्स की इंडस्ट्री आएगी? हम कहेंगे नहीं आएगी, क्योंकि जूतों में परिवर्तन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कल तक वो जूते बना रही थी, उसी इंडस्ट्री से लेदर की कोई और काम कर दो तो चल जाएगा काम, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन जैसे हम करते हैं कि क्या माइनिंग सेक्टर हार्ड टू अबेट है, तो हम कहेंगे हाँ, आज माइनिंग कर रहे हैं, वो उत्खनन कर रहे हैं, कल उनसे कह दिया जाए तुम रोड बनाना शुरू कर दो अब इसके बाद, तो उनको पूरी की पूरी मशीनरी अपनी बदलनी पड़ेगी, उसी सेक्टर से रिलेटेड है, जबकि वो भी उन्होंने वहाँ भी काम इंफ्रास्ट्रक्चर से ही करना है। लेकिन एक ही टाइप की इंडस्ट्री होने के बाद भी, इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप की इंडस्ट्री होने के बाद भी वो लोग क्या नहीं कर सकते हैं, उसको शिफ्ट नहीं कर सकते। भले उनका रॉ मटेरियल सेम हो, माइनिंग से वो रोड़ी पत्थर बजरी निकाल रहे हैं सपोज करो, उन्हीं से कहा जाए कि तुम रोड कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दो, तो उनके लिए हो जाएगा हार्ड टू अबेट। क्यों? क्योंकि उन्होंने माइनिंग मशीन्स खरीदी हुई हैं, अब उनको रोलर खरीदने पड़ेंगे, जो कि दोनों के हैं बहुत ज़्यादा पैसा लेने वाले। अब रोलर खरीदा तो उनको बहुत बड़े क्या चाहिए लेवल पे कारीगर चाहिए जो उस चीज़ को जानते हो। जूता इंडस्ट्री या लेदर इंडस्ट्री फुटवेयर की जो है, उनसे कहा जाए जूते की जगह चप्पल बनाओ तो उनके लिए टफ नहीं है, या उनसे कहें लेदर की बेल्ट बनानी शुरू कर दो, तो अबेट इतना मुश्किल नहीं है रूपांतरण करना। एग्रीकल्चर में भी नहीं है, क्योंकि जिसको गेहूँ लगाना आता है उसको गन्ना लगाना भी आएगा। लेकिन अगर हार्ड टू अबेट सेक्टर्स को देखेंगे तो इसमें किसी भी तरीके का रूपांतरण बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, उससे कहा जाएगी क्योंकि तुम्हारी लोहे और स्टील की इंडस्ट्री तो है ही है, तो तुम एक काम करो, तुम इनसे जो ब्रिजेस वगैरह बनाते हैं उनका फॉर्मेशन शुरू कर दो, लोहे के पुल बनाना शुरू कर दो। तो वो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वो जो पुल बनाएंगे उनको ये तो नहीं पता ना कि सिविल इंजीनियरिंग के हिसाब से उनको कहाँ पे लगाना चाहिए। तो इस हिसाब से हार्ड टू अबेट सेक्टर्स वो सेक्टर्स होते हैं जिनमें किसी भी तरीके का परिवर्तन टफ होता है। तो हम कहेंगे उनमें इकोलॉजिकल या एनवायरमेंटल जो चेंज होगा वो भी टफ ही होगा, बाकी सारे ट्रांजिशन जो होंगे वो सब टफ होंगे। तो इकोलॉजिकल ट्रांजिशन भी टफ होता है, यानी कि बड़ी बड़ी मशीनरीज को बदलकर पर्यावरण से रिलेटेड अच्छी मशीनों में चेंज करना भी बहुत महंगा प्रोसेस होता है। ऐसी सारी इंडस्ट्री इकोनॉमी में हार्ड टू अबेट सेक्टर कहलाते हैं। ये क्षेत्र हैं हमारे पास, कुल मिला के इकोनॉमी के 3 क्षेत्र हैं, उसके बाद फिर उनके अंदर अलग अलग क्षेत्र खुल जाते हैं। ये वही सारे सेक्टर्स हैं जिसको हम चेंज करना बड़ा टफ पड़ता है, तो इसको उसमें रखते हैं। अच्छा, भारत जापान की बात करेंगे तो इंडिया और जापान 2 बड़े ग्रुप्स के आपस में एक दूसरे के साथ जिसमें हैं मेंबर्स हैं। पहला किसमें है? क्वाड में, और दूसरा आसियान में है। आसियान क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन
नेशन, ठीक है, इसके मेंबर्स हैं। आपस में इनका अगर हम कहें कि किसी ऐसी इसमें ऑर्गेनाइजेशन में ये एक साथ हैं तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में ये एक साथ हैं तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हमारे रिश्तों में क्या फ़र्क पड़ेगा? देखना, इन दोनों में ये एक साथ हैं तो जो भी मुद्दे इन्होंने रखने हैं वो एक जैसे रखेंगे। एशिया के अंदर बिलोंग करते हैं दोनों, तो क्वाड में ये एशिया के रिप्रेजेंटेटिव हो जाएंगे। तो एशिया में अपने सामरिक हित, अपने आर्थिक और अपने राजनीतिक हितों के साथ में ये दोनों एक साथ खड़े हो जाएंगे। देखना ये जो रिलेशनशिप है ये कैसे एक दूसरे को इफेक्ट करती है। 2023-24 के लिए जापान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 2 साल के अस्थायी सदस्य का चुनाव लड़ेगा, ठीक है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में होता क्या है कि 10 मेंबर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं, टेम्पररी होते हैं। 5 परमानेंट हैं। कौन कौन से? यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, ये 2 हो गए, फ्रांस और रशिया, ये 2 हो गए, और एक आ गया चाइना। ये 5 परमानेंट हैं जिनके पास वीटो पावर है। 10 मेंबर्स क्या होते हैं? नॉन परमानेंट या टेम्पररी चुने जाते हैं, जो 2-2 साल में चेंज होते जाएंगे, ठीक है। इंडिया कब आया था? 2020 में बनाया अभी रिसेंटली, तो अभी 2022 में उसी के बाद इसके बाद चुनाव लड़ने का टाइम आएगा। 2020 में जब इंडिया बना तो कितनी बार बना? 8th टाइम था। तो ये भारत का 8वीं बार था जब भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का टेम्पररी मेंबर बना था, ठीक है। अब देखना जरा ये कब बनी होगी फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? जब यूनाइटेड नेशन बना था 1945 के पास। अब देखना, जापान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्य के लिए चुनाव लड़ने वाला है। कब? 2023-24 में। तो जब ये जापान के जो अभी प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए थे तो हमने इनसे बात करी, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने कहा है कि बिल्कुल हम आपका क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे इसके अंदर। जब भी आप यहाँ इलेक्शन लड़ेंगे तो हमारा वोट आपको मिलेगा। इन द सेम वे क्या इन्होंने भी हमें वोट दिया होगा फिर वहाँ पे, ऑब्वियसली। तो एक तरीके से हमने क्या अलाइनमेंट बना दिया कि तुम आगे बढ़ोगे तो हम वोट करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे तुम वोट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जापान का यूएनएससी में अस्थायी मेंबरशिप होने के लिए इंडिया उसका क्या करेगा? सपोर्ट। इसके बारे में भी भारत जापान शिखर सम्मेलन में ही वार्ता हुई है। उन्होंने कहा इंडिया ने कि हम बिल्कुल क्या करेंगे? आपका सपोर्ट करेंगे इस वे में। जब भी आप यूएनएससी का इलेक्शन लड़ेंगे हम आपके लिए सपोर्ट करेंगे, आप वोट देंगे, एक तरीके से हम कह सकते हैं। अस्थायी सदस्यों की सदस्यता 2 साल की होती है। इसमें से 5 जो नेशन है, टोटल 10 हैं, उसमें से 5 हमेशा एशिया और अफ्रीका रीजन से चुने जाते हैं। ये ध्यान दें, 5 एशिया और अफ्रीका को मिला के चुने जाते हैं। फिर 2 साउथ अमेरिका से हम लोग चुनते हैं। उसके बाद एक वेस्टर्न यूरोप से 2 आते हैं, 3 आते हैं, सॉरी, वेस्टर्न यूरोप वाले पूरे रीजन से लगभग 3 आते हैं, एक ईस्टर्न यूरोप से आता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 10 मेंबर्स हम ऐसे चुनते हैं, और उसके अलावा 5 मेंबर्स अपने परमानेंट हैं जिनके पास वीटो पावर होती है। उसी में जापान का हम सपोर्ट करेंगे, ठीक हो गया। तो इससे रिलेटेड इतना काफ़ी है।